Hello, good morning everyone. This is Rajesh, and today I came in front of you with a new topic, and that is the emergence of Jatis. Dear student, actually emergence of Jatis is not a new topic. Actually, it is a subtopic of. In my previous video, I already given new social and political groups. So that topic related to that one. So today we know how to emergence of different jatis. But before I am going to start this chapter, once again I tell you that in this class we try to read that tracing changes. What were the changes happening in 1100 years ago, or that means from 780 to 1758. क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? हमने आपने देखा था कि न्यू वर्ड टर्मिनोलॉजी देखा, क्या क्या लैंग्वेजेस में चेंज होते हैं, कि हिंदुस्तान को कैसे डिस्क्राइब किया जाता था और उसका क्या मीनिंग है. उसी तरह फॉरेनर क्या होते थे, फॉरेनर जो अननोन पर्सन, चाहे वो ये नेबरिंग विलेज के हों, अननोन हो तो उन्हें फॉरेनर कह दिया जाता था. लेकिन आज उसका सेंस क्या है, पूरी तरीके से चेंज हो चुका है. तो ये परिवर्तन आ रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं, और इन्हीं को हम इस हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं. सारी चीज़ें पहले इस सारी चीज़ों को देख लें, फिर हम मिडल हिस्ट्री को बहुत डिटेल में यहाँ पे जानेंगे. तो इमरजेंस ऑफ न्यू जातीज कैसे, जातियाँ बनती कैसे हैं और कैसे इमर्ज होता है. आपने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा था क्लास 6 में कि वर्णा सिस्टम लागू किया गया था. आप उधर पीरियड में भी आप 6 BC में भी देखे थे. वो जो वर्ण सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन के बेस पे था, वो बैकग्राउंड के बेस पे था. जो जैसा ऑक्यूपेशन करता था उसको उसके वर्ण में रख दिया जाता था. ये और बात है कि शापर और वो 4 वर्ण कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य एंड शूद्र. सो ब्राह्मण, उनका ऑक्यूपेशन क्या था कि जो टीचर्स थे, जो वेदों का अध्ययन करते थे, उनको ब्राह्मण कह दिया गया. जो वैरियस थे, जो उनको रूलिंग वर्ड में रख दिया गया. उसी तरह से जो ट्रेडिंग का काम करते थे उन्हें वैश्य कह दिया गया. शूद्र जो कि छोटे छोटे कार्य किया करते थे, सफाई वगैरह किया करते थे और करते थे, उनकी सेवा किया करते थे, तो उनको हम लोग शूद्र. बट दिस वन सिस्टम इज नॉट परमानेंट. ये रैंक परमानेंट नहीं था. ये रैंक क्या था? मैंने कहा ना कि ये ऑक्यूपेशन के बेस पे था. अब ये ऑक्यूपेशन के बेस पे रैंक परमानेंट कैसे हो सकता है? कि जब ऑक्यूपेशन हो सकता है कि न्यू जनरेशन आए वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर ले, सो दे बिलोंग टू द न्यू वर्ण. तो ये वर्ण सिस्टम में ऑक्यूपेशन के बेस पे था, इसलिए यहाँ पे इनका वर्ण जो है फिक्स नहीं था, कर्म के आधार पे था. कर्म बदलने पे उनके वर्ण को बदला जा सकता था. देखो आप देखोगे ना, महर्षियों को देखोगे, ब्रह्मर्षि होना, तो एक ब्रह्मर्षि होना, ऋषि होना. अगर आप रिचुअल्स में जाते हो तो विश्वामित्र को देखते हो, क्षत्रिय है लेकिन वो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना वैरियस का काम छोड़ करके युद्ध करने और राजा रूलिंग क्लास का काम छोड़ करके और पूजा में लग जाते हैं, तो उनको हम ब्रह्मर्षि कह देते हैं. तो ऑक्यूपेशन चेंज हुआ, कर्म चेंज हुई, उनका वर्ण बदल गया. लेकिन ये जो जाति है जो आज आप देख रहे हो कि डिफरेंट जाति है, ये एक तरीके से फिक्स हो गया या परमानेंट हो गया है. तो पहले देखिए कि जाति इमर्ज कैसे आई, कहाँ से जाति आई. आज हमारी डिफरेंट जाति है, बहुत सारी डिफरेंट जाति में है. इस सारे, चूंकि एक इंट्रोडक्शन आप समझिए कि इस चैप्टर में पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीजें तो आपको यह लगेगा कि ये कैरेक्टर कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया, सर बता रहे हैं. तो आप मिडिल पीरियड में जब ब्रिटिश आ जाएंगे वहां तो देखेंगे कि कैसे न्यू जातियां और इमर्ज होती हैं तेजी से और उसके रीजन क्या हैं. पहले देखते हैं इमरजेंस ऑफ जाति, ये जाति कैसे बन रही है. तो कहता है जाति वी आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन. वेरी गुड. कि जाति जो है ग्रुप होते हैं, मिलते हैं किस बेस पे? उनका बैकग्राउंड.
पिछला क्या है, और उनका ऑक्यूपेशन, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 10,000 रैंक वर नॉट फिक्स परमानेंटली, इनका जो रैंक था, क्योंकि इनका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड है ऑक्यूपेशन है, बेसिस है ऑक्यूपेशन है, और उनका बैकग्राउंड है। सो रैंक, ये जो जाति के रैंक है वर नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स परमानेंटली नहीं थे, ये नहीं हमेशा के लिए वो जाति होते थे, क्योंकि बेस इनका बदल जाता था, फिर भी जात बदल जाती थी। अब ये कैसे रिजिड होता है, कैसे कठोर बनता है, और आज हम लोग के पीरियड में जाति कैसे एक रिजिड, एक परमानेंट कैसे हो चुका है, इस चीज को हम यहाँ देखेंगे। ये चेंजेस क्या है, यही हम 780 to 750 AD के बीच की चीजों को सर्च कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। द स्टेटस, देखो जातीय उसके क्या है, अब अंदर देखना, द स्टेटस ऑफ जात वाइज फ्रॉम एरिया टू एरिया। अब एरिया टू इसका सेंस क्या हुआ कि जो स्टेटस है इन जातियों का, जो जातियां फॉर्म होती हैं, ग्रुप होती हैं, इनका वेरियस एरिया में वेरियस स्टेटस हुआ करता था। इसका क्या सेंस होता है, सपोज कर लो कि कोई एक जाति है, उसका इस एरिया में तो इसका स्टेटस हाई भी हो सकता है, लेकिन अगर यही जाति किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे एरिया में है, तो यहाँ हो सकता है इसका जो स्टेटस है वो लोअर भी हो सकता है। तो जाति के जो स्टेटस है वो वैरी करते हैं एरिया के। अब ये जाति क्या करते हैं, कैसे, अब देखो हम वो सीखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं कि कैसे ये रिजिड होता जा रहा है, इस चीजों को हम देखते जा रहे हैं कि जाति फॉर्म देयर ओन रूल्स। अब ये अपने रूल्स बनाते हैं, अपने रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है, आज ये देख सकते हो हर जाति की अपनी रूल्स और रेगुलेशन है। ओके, कैसे होता है, क्या करते हैं कि दे मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, और जिस जाति के मेंबर्स हैं, जो अपनी जाति का वो मेंबर्स है, जो मेंबर्स है ना, देखो आज का पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं ना, तो हर पार्टी अपनी अपनी चीजों को बताता है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये उनका बिहेव का कंडक्ट है। खैर पॉलिटिकल का तो कोई कंडक्ट नहीं, उनका बस ये अंतर जानना है कि कहाँ उनका फेवर हो रहा है, कहाँ उनके फायदे हैं, उस चीज पे नहीं जाते हैं बेटा। हम जाने कि ये जो जाति है ये भी एक ग्रुप बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, और अपने ग्रुप मेंबर को मैनेज करने के लिए, उनको कंडक्ट करने, उनका कंडक्ट ऑफ बिहेवियर कि क्या होना चाहिए जात में, उनको क्या फॉलो करना चाहिए, तो ये मैनेज करते हैं कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। और किसके थ्रू मेंबर करते हैं, देखो अभी ये बहुत चलता है, आप हरियाणा में चले जाओ, खाप पंचायत देखते हो, तो जाति का एक क्या है, खाप पंचायत वहाँ है। उसी तरह से आज जाति पंचायत भी होती है। जाति पंचायत डिफरेंट ग्रुप के लोग जो हैं, जो एक स्पेशल जाति के हैं, उनमें एक जो एल्डर है उनको सुपरविजन के लिए बना देते हैं, और फिर वे जाति की पंचायत करते हैं। पंचायत में मतलब जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उनको बताते हैं, और अपने रूल्स और रेगुलेशन बताते हैं कि हमारे ग्रुप की क्या रूल्स और रेगुलेशन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं तो विलेज के रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। गांव के रूल और रेगुलेशन को भी फॉलो करते हैं, और साथ ही अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं। विलेजेस टुगेदर, अब यही सारे विलेजेस हैं। अब विलेजेस को कौन गवर्न करता है, तो चिफ्टेन जो है, जो मुखिया है, ठीक है, वो डिफरेंट जो जाति पंचायत, जो हमने एग्जाम में लिखा है जाति पंचायत ही एक अपना मेंबर्स के लिए क्या बनाती है, वो कंडक्ट ऑफ बिहेवियर, कि उनके बिहेवियर का क्या होना चाहिए, उनके मेंबर के लिए क्या उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर क्या उनसे आशा की जाती है। जात विल आल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ विलेजेस, जात जो है फॉलो करती है विलेजेस की भी। ऐसा नहीं है कि वो फ्री है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है कि चलो भाई हम अपना रूल्स और रेगुलेशन है, ऐसा नहीं है। विलेजेस टुगेदर फॉर्म वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, और ऐसे ही तमाम विलेजेस मिलकर के और स्टेट का एक स्मॉल यूनिट क्रिएट करते हैं। एक बार और इसको जाति को हम समराइज करते हैं तो थोड़ा सा हम पीछे से जाते हैं कि कैसे अब ये जातियां बनती हैं। थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि बहुत सारी चीजें जो अभी आप पढ़े नहीं हो, सर बता रहे हैं, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप समय के अनुसार जो है, जैसे जैसे आप सेकंड चैप्टर की तरफ जाओगे, थर्ड चैप्टर की तरफ जाओगे, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा, क्लियर होता जाएगा। हाँ, टर्मिनोलॉजी याद डाल दीजिए। देखो जब हमारी वर्ण सिस्टम लागू की जाती है तो हमारी सोसाइटी दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। एक को कहते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी, और एक को हम सेकंड स्ट्रीम सोसाइटी भी कह सकते हो। एक में इसको डिवाइड कर रहा हूं।
में भी आप ये चीजें देख लिए होंगे, इसको मैं हल करता हूँ। अब देखो सोसाइटी जो है पावर सिस्टम बढ़ता है, तो पावर सिस्टम से सोसाइटी दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। एक कहलाती है मेन स्ट्रीम सोसाइटी और एक सेकेंड क्लास ऑफ सोसाइटी कह सकते हो, मेन स्ट्रीम सोसाइटी, और एक आप सेकेंड कह सकते हो, सेकेंड क्लास कह सकते हो, या इसको हम एक और नाम दे देंगे जिसको आप कह सकते हो ट्राइबल सोसाइटी। अब इमर्जेंस ऑफ जाति कैसे आती है ये हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है, देखो इस समय के जो स्कॉलर थे, जो स्कॉलर कौन था, उन्होंने ब्राह्मण ही थे, तो उन्होंने अपने सारे फायदे के लिए भी, ऑक्यूपेशन के लिए, उन्होंने पूरे सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया। और वो 4 वर्ण आपको पता ही है कि ब्राह्मण रख दिए उन्होंने, क्षत्रिय रख दिया, शूद्र वैश्य रख दिया और शूद्र रख दिया, है ना। ये उनका था। इनके लिए उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना दिए कि ये आपको कंडक्ट करना है, ऑक्यूपेशन पे कर रहे हैं। अपने ब्राह्मण और क्षत्रिय को उन्होंने अपर कास्ट में रख लिया, अपने कुछ एडवांटेज रख लिए। वैसे शूद्र सबसे जो पुअर कंडीशन था वो था शूद्र का था, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेट भी इसके साथ किया गया। तो जो लोग इनके ब्राह्मण द्वारा बनाए गए इस रिचुअल्स को, इस रूल्स को फॉलो किए, वे तो चलो वे मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो उन्होंने कहा नहीं ये मेरे लिए आप मुझ पर जबरदस्ती थोप नहीं सकते हो और आप इससे मेरा नुकसान है, हम आप ही की बात को क्यों माने, इक्वलिटी नहीं है या जो भी कह लीजिए। तो वे इनकी बातों से सहमत नहीं हुए, और जब वो सहमत नहीं हुए तो ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रह नहीं सकते थे। तो वे मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा ना होकर के अपनी एक कल्चर और अपनी एक अलग सोसाइटी बनाए, और वैसी सोसाइटी को हम कहते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज, है ना, आदिवासी। ये ट्राइबल कम्युनिटीज आगे चल के क्यों चेंज होती है, कैसे होती है, ये सब देखेंगे। तो ट्राइबल कम्युनिटी अब इन्होंने क्या किया कि अपना कल्चर रखा, बिल्कुल मेन स्ट्रीम सोसाइटी से पूरी तरीके से अलग हो गए, अपना कल्चर रखा, अपना जो है रिचुअल्स रखा, अब इनके अपने देवी देवता थे, इनकी अपनी अलग सोसाइटी थी, इनका अलग रूल और रेगुलेशन था, ये अपने ग्रुप में थे। अब धीरे धीरे होता क्या है कि अब देखो ये तो रह नहीं सकते थे मेन स्ट्रीम, तो इनका जो हैबिटेट है वो जंगलों में है, अब वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है। तो जब इन पे अधिकार हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करने लगे, तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी को भी फॉरेस्ट जो है रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी। तब उन्होंने धीरे धीरे जो है कंबाइन करना शुरू किया कि आओ भाई ट्राइबल सोसाइटी हमारी जो है हेल्प करो और तुम भी जो है सोसाइटी का हिस्सा रहो। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हम देखेंगे, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी जनरेट होती है, नेक्सलाइज वगैरह सारी चीज़ें इसमें जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें दिखाएंगे क्या चीज़ें हैं जो आप अक्सर सुनते हो कि नेक्सलाइज क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, अपने ही देश के लोग अपने क्यों मार रहे हैं, क्यों वो नाराज है, ये सब चीज़ें यही ट्राइबल ग्रुप में हम देखेंगे जब आएगा। सो अब होता क्या है कि अब ये ट्राइबल ग्रुप जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आते हैं तो इनके ऑक्यूपेशन भी अलग अलग होते हैं। चूंकि ब्रिटिश भी आती है तो जंगलों पे भी इनको अधिकार नहीं दे देती है, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी ला देती है। गवर्नमेंट भी कहती है भाई कि अगर नेचुरल रिसोर्स नहीं हो तो ग्रोथ कैसे होगा, तो आप भी बैकवर्ड ना रहो, आप भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आओ। उनके लिए वो अलग अलग ऑक्यूपेशन क्रिएट करती है। तो यही ट्राइबल ग्रुप धीरे धीरे आकर और भी नए नए जातियों में इमर्ज हो जाते हैं, अपने आप को जो जैसा काम करता है उसको अपना काम करने लगता है। जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, जब जंगलों को काटने जाने लगा, फॉरेस्ट ड्वेलर आ गए, खेती वगैरह करने लगे, पीजेंट हो गया, उनका एक अपना क्लास हो गया, एक अपनी जाति हो गई, पीजेंट हो गया। फिर पीजेंट है, किसी ने ज़्यादा प्रोड्यूस किया, किसी ने कम प्रोड्यूस किया, उनमें सोशली और इकोनॉमिकली, विशेषकर इकोनॉमिकली कुछ चेंजेस हुए, तो उनमें सोशली डिफरेंसेस भी बढ़ गए, उनमें भी वो न्यू जातियों में इमर्ज हो गए। तो इस तरीके से डिफरेंट जातियाँ होती हैं। जब ब्रिटिश आते हैं जो फिक्स हो जाता है कि जो परमानेंटली रैंक बन जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में बड़े शहरों की तरफ जाते हैं।
तो ब्रिटिश में कोई रोड बनाने लगा, कोई बिल्डिंग बनाने लगा, तो इस तरीके से जो जैसा काम किया अपने आप को वो उस अलग अलग ग्रुप में रख लिया। बिल्डिंग बनाने वाला मशरूम बन गया, रोड बनाने वाला कुछ और बन गया, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुछ कुम्हार बन गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे वो व्यवसाय बढ़ता गया, जैसे जैसे ऑक्यूपेशन चेंज होता गया, लोग एक अलग अलग ग्रुप में चेंज होते। क्लियर? आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे रीजन एंड इम्पैक्ट। एक और चेंज देखेंगे, रीजन। देखो रीजन या फिर आप उसको रीजनल इम्पैक्ट भी कर सकते हो। यह हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं और तुम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो रीजन और इम्पायर में क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो लार्ज स्टेट लाइक चोलास, तुगलक एंड मुगल इनकम्पास्ड मेनी रीजन। अब कहोगे कि सर ये मेरे लिए तो नया वर्ड है, चोलास, तुगलक, मुगल्स, ये कहाँ से आ गए? घबराइए नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास में ये सब चीजें करने को मिलेंगी। चोला जो साउथ इंडियन की एक पावरफुल डायनेस्टी होती है, तुगलक हम जानते हैं, मुगल साथी हैं जो एक पावरफुल रूलर्स बनते हैं और एक वास्ट एम्पायर होता है हमारे इंडिया में। तो कहता है इनकम्पोज मेनी रीजन्स, इनके अधीन बहुत सारे रीजन हुआ करते हैं। एक्चुअली रीजन क्या था कि जैसे आपकी कंट्री है, अब ये कंट्री जो है सपोज कर लीजिए कि छोटे छोटे रीजन में बटा हुआ एरिया में, इस रीजन का एक एम्पायर है, इसी को हम रीजनल एम्पायर कहते हैं। तो कुछ पावरफुल रूलर आ गए, जैसे चोलाज आ गए, तुगलक आ गए, मुगल्स आ गए। तो उन्होंने क्या किया कि इनके अपने ये अलग है, तो सबको हरा करके और एक वास्ट एम्पायर बना लिया। यानी उनके पास क्या हो गया? इनकम्पास्ड मेनी रीजन्स हो गया, बहुत सारे रीजन हो गया। लेकिन क्या वो रुक पाया या कब तक रुक पाया? क्योंकि पावर इज नॉट परमानेंट, पावर कभी परमानेंट नहीं होता है, बदलता रहता है। होता क्या है? संस्कृत। अब ये कैसे, इसको इसकी जानकारी कैसे है? तो एक प्रशस्ति वर्ड है, 6 में भी आपने देखा होगा, 6 में भी आपको प्रशस्ति मिला होगा, एक मेडल पे प्लेट पे लिखा जाने वाला है। तो ये संस्कृत प्रशस्ति प्रेजेंट द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। अब ये कैसे बारे में लिखते थे हिस्टोरियंस से, इनके दरबारी गार्डियर होते थे जो अपने बारे में ये राजा जो है लिखाया करते थे कि जाने, हिस्ट्री जाने। तो एक जो प्रशस्ति है, संस्कृत में प्रशस्ति है, उसमें गयासुद्दीन बलबन के बारे में लिखा हुआ मिला। अच्छा, व्हाट इज द प्रशस्ति? प्रशस्ति है क्या? तो एक मेटालिक प्लेट है, एक मेटालिक प्लेट होता था कपड़ वगैरह का, जिसपे रिटन जो है रिकॉर्ड्स लिखे होते थे या एविडेंस लिखे होते थे किसी रूलर्स के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके आप कह सकते हो इन्वाजन के बारे में, या ये बताया जाता था कि कितने जो है बड़े थे, कितने न्यायप्रिय थे, कितने शक्तिशाली थे। तो समझ सकते हो लिखने वाला कौन है? कार्डियस है। कार्डियस किस पे है? तो रूलर्स पे है। तो रूलर्स के दरबारी है, तो ऐसा तो नहीं बिल्कुल फैक्ट लिख देगा भाई, कुछ ना कुछ तो हाइपोथेटिकल लिखना ही है ना, खुश करना, खुश होगा तभी तो रूलर उसको कुछ देगा, उसी से उन्हें रहना है। तो ये प्रशस्ति बताता है कि गयासुद्दीन बलबन एक्सप्लेन कर रहा है कि गयासुद्दीन बलबन का जो इनकम्पोज्ड है, जो रीजन्स है, वे कहाँ है? फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान तक, यानी इतने रीजन पे उसका पूरी तरीके से शासन है, रूलिंग है ना। अब लेकिन अब ये तो लिखवा दिए, लेकिन आगे जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज वगैरह डिस्कवर करते हैं स्टूडियंस, तो पाते हैं कि लगता है कि ये कुछ बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल लिखा गया है। तो इन प्रशस्ति को बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं बल्कि उनकी बातों को रखा जाता है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल चीज़ों को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो ये कह रहे हैं प्रशस्ति एक्सप्लेनिंग दैट द रूलर हैड वास्ट एम्पायर फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान। ये चेंजेस आ रहा है। देखो, अगर वास्ट एम्पायर की हम बात करेंगे तो मुगल विशेषकर शाहजहां के पीरियड तक बहुत बड़ा एम्पायर होता है। जो आप अभी इंडिया देख रहे हो, इस इंडिया से भी बड़ा उनका एम्पायर होता है। सिर्फ साउथ के कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए तो इन पर उनका आधिपत्य नहीं हो पाता है, लेकिन अफगानिस्तान से लेकर काबुल वगैरह सारे पे जो है वास्ट एरिया पे इनका आधिपत्य होता है। लेकिन जब ये लेटर मुगल आते हैं तो डिक्लाइन भी होता है, जैसे कि पावर इज नॉट परमानेंट। ओके, तो ये नए नए एम्पायर, नए नए रीजन भी चेंज होते रहते हैं, नए नए एम्पायर बनते हैं। फिर जब ये डिक्लाइन होता है, एक पहले तो पैन एम्पायर बन जाता है कि छोटे छोटे एम्पायर मिलकर बड़े एम्पायर बन जाते हैं। जब उसका डिक्लाइन होता है तो फिर जो है
रीमैनेज होने लगते हैं स्मॉल एम्पायर्स में। जैसे आप देखोगे कि औरंगजेब के डेथ के बाद जो 787 में औरंगजेब की डेथ होती है, तो औरंगजेब के डेथ के बाद लेटर मुगल आते हैं जो इनकैपेबल है, तो वे अब होल्ड नहीं कर पाते उस पावर को। तो अब उनका एम्पायर क्या हो, जितना लार्ज एम्पायर बनाया था औरंगजेब, अब उसके सक्सेसर उसको होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो अब छोटे छोटे एम्पायर में वतन जागीर अलग हो जाता है, फिर पंजाब अहोम्स का अलग बन जाता है, जाट का अलग बन जाता है, सिख्स का अलग बन जाता है। तो इस तरीके से पहले तो एम्पायर बड़े होते हैं, फिर छोटे होते हैं। तो एम्पायर और रीजन में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इस तरीके से आप 2 पार्ट पढ़े हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, इमरजेंस ऑफ जाति कैसे है, रीजन एम्पायर कैसे ग्रो होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक we will discuss in the next video. Till then, have a nice day, and I hope you must understand it well. If you have any problem, ask me on not personal number in your groups. Thank you. Have a nice day. Thank you.